सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शाप मुक्ति। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ 17 शाप मुक्ति। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ऐसे डॉक्टर का वर्णन किया है जिसने बचपन में किए गए कुकृत्यों से मुक्ति पाने के लिए अपना जीवन जन सेवा में समर्पित कर दिया। तो पाठ में एक ऐसे चिकित्सक के बारे में बताया, ऐसे डॉक्टर के बारे में बताया जिसने बचपन में कुछ गलत कार्यों को किया था, लेकिन वो उनसे छुटकारा पाना चाहता था, उन कुकृत्यों के शाप से मुक्ति पाना चाहता था। इसलिए वो अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में, लोगों की सेवा करने के लिए अर्पित कर देता है। पढ़ते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग अंधी हो चुकी दादी को सहारा दिए जब डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ है। तो लेखक अपनी बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज करने के लिए एक दिल्ली के बहुत बड़े नेत्र सर्जन, नेत्र यानी कि आंखों के डॉक्टर प्रभात के पास जाते हैं। दादी की आंखें बिल्कुल खराब हो चुकी थी, मतलब वो लगभग अंधी हो चुकी थी। और जब वो डॉक्टर के कमरे में पहुंचते हैं तो डॉक्टर हंसते हुए उनका स्वागत करते, कहते हैं कहो दादी क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। दादी ने आवाज से डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगाकर कहा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ, बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है। तो दादी क्या कहती है कि कोई परेशानी नहीं है, बस बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में क्या हो जाती है, आंखें कमजोर हो ही जाती है। पर मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। क्या कहते हैं डॉक्टर प्रभात, मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ, बुढ़ापे का इलाज नहीं करता मैं। हंसने लगते हैं। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं थी, कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, तुम आंखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। तो दादी भी मजाक वाली थी, वो कहती तुम बुढ़ापे का मत करो मेरे, वो तो भगवान के पास भी नहीं, आंखों का कर दो। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरण और यंत्रों की सहायता से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। हंसते हुए, हंसी मजाक करते हुए डॉक्टर प्रभात जो बूढ़ी दादी थी उनकी आंखों की जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं। मैं चुपचाप बैठे डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब। तो जो लेखक है वो चुपचाप बैठकर लगातार डॉक्टर प्रभात को देख रहे थे। उनकी हंसी जानी पहचानी सी लग रही थी और चेहरा भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था लेखक को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। जब वो पूरी जांच कर चुकते हैं दादी की तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो। इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद के ही हैं, दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। तो प्रभात कहते हैं, डॉक्टर प्रभात कहते हैं इलाहाबाद के, तो दादी पहले कह देती हाँ हाँ हम भी इलाहाबाद के हैं। अच्छा, बड़ी खुशी। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? अच्छा लगा डॉक्टर प्रभात को कि हम भी इलाहाबाद के। पूछते खुश होकर, कहाँ रहते हो? दादी ने जो ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया। डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? तो जब दादी उनको पता ठिकाना बताती है अपने घर का तो बहुत आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं खुश होकर कि तुम बब्बू तो नहीं हो, और तुम मंटू। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, आप हमारे बचपन के मित्र मंटू है ना? वो कहते हैं कि तुम मंटू हो। अचानक से मेरे मुंह से तुम निकला, लेकिन फिर मैंने कहा आप मंटू हो ना मित्र? हाँ भाई मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे। वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। जब दूसरी तीसरी कक्षा में थे तभी तुम अपने परिवार के साथ दिल्ली चले गए थे, और अब मुझे उम्मीद नहीं थी सपनों में भी कि तुम मिलोगे। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तो ये सारा कुछ डॉक्टर प्रभात ने कहा था कि तुम दिल्ली चले गए थे अपने परिवार के साथ। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो आया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। तभी वो दादी के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। जो उनके चेहरे पर हंसी थी
वो दादी के चेहरे को देखकर पुरानी उनकी दुख वाली स्मृति, दुख भरी यादों में बदल गई। और बहुत कमजोर आंखें थी दादी की, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि डॉक्टर का चेहरा एकदम क्यों परिवर्तित हो गया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो, यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा, तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था, बड़ा बदमाश लड़का था। तो दादी कहने लगी, अच्छा हुआ तुम तो मिल गए बचपन के मित्रों, और बहुत अच्छा संयोग बन गया, और तुम तो इस तरीके से अपने ही हो गए। हमारे पड़ोस में भी एक लड़का रहता था, वकील का लड़का था, नाम था मंटू, बहुत बदमाश था, शैतान था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। तो फिर वो दवाई का पर्चा लिखने लगे। दादी की चेहरे पर गंभीरता आ गई थी, हंसी की जगह। कहते हैं कि और किसी दिन बातें करेंगे इस बारे में। बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के दिन ही आ जाना, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। कह देते हैं, दवाई लिख देते हैं, बता देते हैं कितनी बार डालनी है, समय पर खानी है, अगले हफ्ते आना है, ये सारा कुछ बताकर वो कह देते हैं कि भगवान चाहेगा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? तो बाहर जब दादी आ जाती पूछती है कि ये उसी वकील का बेटा मंटुआ था। हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस तो अब इसके पास दोबारा आने की जरूरत नहीं, मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है, और अब तो अपनी का भी निकल आई जान पहचान का भी निकल आई, उसे दुष्ट क्यों कहती हो? कहती है बहुत दुष्ट है, ये तो बदमाश है, मैं इससे अपनी आंखें सही नहीं करवाऊंगी, दोबारा नहीं आऊंगी। तो लेखक कह रहे हैं कि वो समझाते हैं दादी को, ये तो जान पहचान का निकल गया, और इसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहां इलाहाबाद में क्या किया था? कहती तू भूल गया सारी बातें, जिसने क्या किया था, क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें आंख के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। उनमें से एक अंधा पिल्ला तूने जिद करके पाला था, यह भी तुझे याद नहीं? तो कहते कि मोहल्ले में एक कुतिया थी, उसके 3 बच्चे थे, उनकी आंखों में इसने आंख का दूध डाल दिया था, आंख के पौधे का, जिसके कारण उनकी आंखें अंधी हो गई थी, और एक अंधा पिल्ला तूने पाल लिया था। ये सब तुझे याद नहीं है? मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था, लेकिन दादी के याद दिलाने पर एक धुंधली सी स्मृति उभरी, जो ही मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया। बचपन की वह दुखद स्मृति सहसा कल की सी घटना के रूप में स्पष्ट होकर आंखों के आगे आ गई। तो लेखक कह रहे हैं वो शायद कुछ भूल ही गए थे, लेकिन जब दादी ने याद दिलाया तो वो जो धुंधली सी उनकी याद थी वो सामने घूमने लगी कि कितनी दुखद भरी वो याद थी। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब के कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग था और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहां खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे हुए थे। तो वो याद कर रहे हैं उस घटना को कि वकील साहब की कोठी थी, उसके पीछे बहुत बड़ा बाग था, उसमें घास का मैदान था, और लेखक और मंटू वहीं खेलते थे। वहां पर बहुत सारे आक के पौधे लगे हुए थे मेड़ के पास। मेड़ हो गई जैसे कि जो बाउंड्री लाइन होती है, वहां पर लगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफेद दूध निकलता है, यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। तो हम उन पौधों को तोड़ रहे थे, लेकिन हमारे अध्यापक वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने हमें डांटा कि अगर इन आग के पौधों को मत तोड़ो, इसमें से दूध निकलता है सफेद, अगर वो आंख में गिर जाएगा तो अंधे हो जाओगे। ठीक है, ऐसा बताया उन्होंने। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। वास्तव में ऐसा होता या नहीं, यह देखने के लिए मंटू ने एक प्रयोग कर डाला। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। तो ये हमारे लिए अलग थी जानकारी, वो लेखक कह रहा है, आश्चर्यजनक भी थी। तो इसका इसका प्रयोग देखने के लिए सच है या नहीं, जो पीछे बाग के पीछे ही सूखी टहनियां पड़ी थी, जहां पर एक कुतिया ने बच्चे दिए थे, उनके पास गया। पिल्ले सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन, जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया, तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा हुआ और उसके घुटनों में दबा पिल्ला कह के कर रहा है। कि मैं जब स्कूल से वापस आया तो देखा मैंने कि मिंटू
आग के पौधों के पास बैठा है और उसने अपने घुटनों से एक पिल्ले को दबा रखा है जो क्या क्या की आवाजें निकाल रहा है। दो पिल्ले पास ही कूकू करके इधर उधर भटक रहे थे। नजदीक जाकर मैंने देखा तो हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्लों की आंखों में डाल रहा था। बच्चे कूकू कर रहे थे। जब पास आया लेखक मंटू के तो वो देखता है कि मंटू उन आग के पत्ते से दूध निकाल रहा है, तोड़ रहा है और उन पिल्लों की आंखों में वह दूध डाल रहा है। यह तूने क्या किया बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्ला कर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आग का दूध भर दिया है, देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। लेखक मंटू को डांटता है कि क्या बेवकूफी की है और वो कहता है कि मैंने तो उन दोनों पिल्लों की आंख में भी डाल दिया, अब देखते हैं ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी लेकिन वो अंधे हो गए थे। तो चिपचिपा दूध था तो आंखें बंद हो गई थी, कुछ दिन बाद आंखें खुली तो भी वे बेचारे अंधे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। तो बहुत प्यारे प्यारे वो पिल्ले थे, उनको मंटू ने अंधा बना दिया था, ये बात केवल मुझे मालूम थी। मैंने उसे बहुत कुछ कहा, बुरा बुरा कहा और कहा कि तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगा। लेकिन मंटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को न बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन तीनों पिल्लों में से दो दिन रात कूकू करते इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। तो वो कहते हैं कि उस लेखक को तो बहुत दुख हो रहा था, किसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए क्या किया। और ये बात मंटू को भी समझ में आ गई थी कि उसने ये क्या कर डाला है, बहुत बड़ा पाप। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊं। मैं नहीं बताता शायद ये बात किसी को भी, लेकिन दो पिल्ले तो दिन रात कू करते इधर उधर घूमते थे और मर गए थे और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था और मैं बहुत रोया भी था। दादी माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मुझे मंटू की पिटाई से बचाने से ज्यादा जरूरी लग रहा था, इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा क्योंकि मैंने सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक दो पिल्ले मर नहीं गए। तो जब घर के सब लोग लेखक से पूछते हैं कि वह क्यों रो रहा है, तो वह पहले तो मंटू को बचाना चाहता है, लेकिन फिर बता देता है अपने परिवार वालों को। सब बहुत बुरा भला कहते हैं मंटू को। मंटू के पिता तो उसकी बहुत पिटाई भी करते हैं और सब लोग मुझे भी सुनाते हैं क्योंकि मैं सब कुछ जानता था, फिर भी मैंने नहीं बताया जब तक कि दो पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए, मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी, मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तब एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। फिर तीसरे पिल्ले को बचाने के लिए उसका इलाज कराते हैं, लेखक के परिवार वाले उसका ध्यान भी रखते हैं। बहुत समय तक तो वो सही रहता है जब तक वो घर में रहता है, लेकिन बड़ा होने पर घर से निकल जाता है और किसी वाहन के नीचे आकर मर जाता है। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में तीन पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 45 साल पहले की वह घटना जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अब भी याद थी। लेखक को जब पूरी घटना याद आती है आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जिसने आंख फोड़ी थी पिल्लों की, आज वो इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक बन गया, डॉक्टर बन गया। और साथ ही साथ इस बात की भी हैरानी थी कि 45 साल पहले की जो घटना थी वो दादी को अब भी आती है और मैं उसे भूल चुका था। निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी, तभी तो वह हम लोगों की का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गया था। तो लेखक सोचते हैं कि शायद प्रभात को भी ये बात याद है, तभी तो वो जैसे ही उसे हमारा परिचय प्राप्त हुआ वो एकदम चुप हो गया, गंभीर हो गया और उदास हो गया। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की, अब वो मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। तो दादी को मैंने समझाया कि इतनी पुरानी बात को लेकर हम उसे गलत नहीं कह सकते, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और विदेश तक के लोग उनसे इलाज कराने के लिए आते हैं।
अब तो हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध व्यवस्था में किया हुआ पाप अब तक गया धुल नहीं गया होगा। वो कहते हैं अभी तक तो हजार लोगों की आंखों की रोशनी वो वापस कर चुके हैं। इतने लोगों की उन्होंने सेवा की, क्या उनका पाप धुल नहीं गया होगा, खत्म नहीं हो गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। तो दादी कहती कुछ भी हो लेकिन मैं इलाज नहीं कराऊंगी। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा है, हट पकड़ लेती है तो किसी के मनाई नहीं मानती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार नहीं हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिखकर दी थी वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। तो दादी डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को मना कर देते, उनकी लिखी हुई दवाई भी नहीं डालती। सबके समझाने पर भी नहीं मानती हैं। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। वो कहते हैं फिर जो लेखक है डॉक्टर प्रभात को फोन करते हैं, सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं तुम मुझे अपने घर का पता दो, मैं खुद आऊंगा, दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे दादी अम्मा, बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस शाप को भी नहीं भूला जो आपने मुझे दिया था। वो कहते हैं कि मैं आ गए वो 1 घंटे बाद घर पर और कह रहे थे कि मैंने जो अपराध किया था बचपन में मैं नहीं भूला हूँ और आपके शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रही मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। तुम हमेशा कहती थी कि तूने जैसे मासूम बच्चों की आंखें फोड़ी है ना, ऐसे ही तेरी फूटेंगी। जब तक मैं इलाहाबाद में आप रही थी, जब तक आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेंगी, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। क्योंकि उसी दिन मैंने ये सोच लिया था कि मुझे नेत्र सर्जन बनना है, क्योंकि आपने जो श्राप दिया एक दिन मेरी आंखें जरूर फूट जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं हजारों लोगों को बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाना चाहता हूँ। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। उन बहुत सारी आंखों में कहते हैं 2 आंखें आपकी भी होंगी। मैं बहुत सारे लोगों को रोशनी देना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाना कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं हम सबकी आंखें भर आई। दादी तो इतनी भाव विवल हो उठी, उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। तो डॉक्टर प्रभात की बातों ने दादी पर जादू का सा असर किया। वो एकदम भावों में बह गई और हृदय से लगा लिया उन्होंने डॉक्टर प्रभात को, और सबकी आंखों में उस समय आंसू थे। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। और दादी डॉक्टर प्रभात के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है, कहती है कि हमेशा जीते रहो, तुम्हारी आंखों की रोशनी हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा, जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना वह भी खरीद लाना। फिर दादी कहती है, तेरा मित्र आया है, बचपन का दोस्त आया है, इसकी खातिरदारी कर, मिठाई लेकर आ और मेरे लिए दवाई भी लेकर आना। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से आविर्भूत, प्रकट, नवागंतुक, नया नया आया हुआ, नया अतिथि। नेत्र चिकित्सक, आंखों का डॉक्टर, लुप्त, गायब, जरूरत, आवश्यकता, सहसा, एकाएक, कुकृत्य, बुरा कार्य, मासूम, भोला, जिद, हट, तकलीफ, दुख, परिचित, जान पहचान का, स्नेह पूर्वक, प्यार से। नेत्र ज्योति, आंखों की रोशनी, स्मृति, याद। आंख, मदार, अक्सर, प्राय, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, पिल्ला, कुत्ते का बच्चा, विनोदी, मजाकिया। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों, करते हैं। किसकी आंखों का इलाज होना था? लेखक की दादी की, लेखक के चाचा का की। तो लेखक की दादी की आंखों का इलाज होना था। डॉक्टर प्रभात कहाँ रहते थे? तो बच्चों, बचपन में वो इलाहाबाद में रहा करते थे और बाद में दिल्ली में। तो यहाँ पर 3 हमारे पास जो विकल्प है, इलाहाबाद में, दिल्ली में, बनारस में, तो हम इलाहाबाद में लगा देते हैं क्योंकि बचपन में वो वहां ही रहते थे। दादी का स्वभाव था क्रूर, विरोधी, अत्याचारी, विनोदी, मतलब मजाकिया था, ये सही है। लेखक रहने वाला था दिल्ली का, आगरा का, इलाहाबाद का, तो लेखक भी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, तो चलिए भरते हैं। नजदीक जाकर मैंने देखा तो क्या रह गया? हैरान रह गया। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी।
कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थी, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया। अब है किसने किससे कहा, तो चलिए करते हैं ये वाक्य किसके द्वारा और किसको कहे गए हैं। यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये दादी ने कहा था लेखक से। यह तूने क्या किया बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा, तो ये लेखक ने कहा था मंटू से। बुढ़ापे का इलाज मेरे पास नहीं, तो ये कहा डॉक्टर प्रभात ने दादी से। मैं उस श्राप को भी नहीं भूला जो आपने मुझे दिया था, ये कहा डॉक्टर प्रभात। और मंटू एक ही बात है, डॉक्टर प्रभात ने दादी से। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा, साथ ही साथ अभ्यास कार्य भी किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों बहुत सारी चीजें हमने इस पाठ में सीखी। हमने यह जाना कि कई बार हम अनजाने में कोई गलती कर देते हैं और फिर उस गलती पर हम पछताते रह जाते हैं, लेकिन ये पाठ हमें सिखाता है कि अगर हमसे अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो अब हम उसका सुधार भी कर सकते हैं, बाद में उस गलती से मुक्ति भी पा सकते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।